Sir, good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Please sit. Thank you, sir. Introduce yourself. I have done my 10th in 2013 with 85% and 12th in 2015 with 89% from Urmila Public Senior Secondary School, Faridabad. I have done my graduation in Physics honor from Deshbandhu College, University of Delhi in 2018. I have done my post-graduation in Physics from Indian Institute of Technology, IIT Madras in 2020. Currently, I am pursuing my PhD in Material Science from University of Delhi. Yeah, I have qualified CSI UGC NET 2 times in June 2019 and December 2019. आपने ग्रेजुएशन की परसेंटेज नहीं बताई या पीजी की? सर एक्चुअली ठीक है, आगे से मैं बता दूंगी। ग्रेजुएशन के सर 79% एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के 69%। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों है? सर एक्चुअली जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट्स पे बहुत डीपली जाना होता है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, जैसे आप वॉलंटियरिंग वगैरह कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करते हैं, तो जिस कारण से आप पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी लेकिन मैंने देखा कि जो स्टूडेंट दे रहे हैं सभी के मार्क्स या तो उसके आसपास हैं या तो इंक्रीज हुए हैं। आपके अचानक इतने ज़्यादा 89 से 60-70 के बीच में आपका मार्क्स है? सर जितना मेरा है कि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है मार्क्स देने का, तो इस हिसाब से जो मेरे मार्क्स है वो इतने वेल एंड गुड हैं जितना मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है देने का। ठीक है। आपने रिसर्च का टॉपिक नेम क्या होता है? सर मटेरियल साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें मेरा टॉपिक है बायोसेंसर। ठीक है, आप अपना कोई भी फेवरेट टॉपिक बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं। सर मैं कर सकती हूँ? गुड आफ्टरनून क्लास। मेरा जो टॉपिक है वो है लेजर। मेरा आज का टॉपिक है लेजर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम लेजर ही क्यों पढ़ें और लेजर के आज के रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं। लेजर की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण आज के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है फॉर रियल लाइफ एप्लीकेशंस। लेजर का एक्रोनिम है L स्टैंड्स फॉर लाइट, A स्टैंड्स फॉर एम्प्लीफिकेशन, S स्टैंड फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, E stand for stimulated, E for emission और R stands for radiation। मतलब लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन को एम्प्लीफाई करना। और इसके लेजर्स की एप्लीकेशंस क्या है? लेजर की पहली एप्लीकेशंस हमारी इंडस्ट्रीज में है। इंडस्ट्रीज में जैसे कि वेल्डिंग वगैरह में, सोल्जरिंग वगैरह में हमें लेजर्स की जरूरत होती है, और जैसे शोरूम्स वगैरह में हमें बारकोड्स को स्कैन करने के लिए भी लेजर्स की जरूरत होती है। सेकंड एप्लीकेशन इसकी है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में जो रेसिक सर्जरी होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो लेजर्स का यूज करते हैं फॉर मेडिकल फील्ड में। तीसरी आती है साइंटिफिक मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक वगैरह में, जो हम रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, हम लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, तो वहाँ हमारी साइंटिफिक में लेजर की जरूरत होती है। फोर्थ होती है हमारी मिलिट्री में जो थ्रेड्स वगैरह होते हैं मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय वगैरह करने के लिए, वहाँ हमारे लेजर्स की जरूरत होती है। तो ये लेजर्स के एप्लीकेशंस है, और लेजर्स की एप्लीकेशंस प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। अब लेजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। लेजर्स की पहली प्रॉपर्टी होती है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल कलर, यानी कि लेजर्स की एक सिंगल वेवलेंथ होती है, यानी कि लेजर की जो लाइन विड्थ होती है वो 0.0001 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि बहुत कम। और जबकि ये जो नॉर्मल ट्यूबलाइट्स है इनकी जो लाइन विड्थ होती है बहुत ब्रॉड होती है, यानी कि अगर आप इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओगे फ्रीक्वेंसी के साथ तो इसकी जो लाइन विड्थ है वो बहुत ब्रॉड है। लेकिन जो लेजर है, लेजर का जो ग्राफ है इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ, जो उसकी लाइन विड्थ होती है बहुत नैरो होती है, बहुत ही नैरो, यानी कि एंगस्ट्रॉम में, और इनकी नैरो विड्थ से जाती है। सेकंड है कोहेरेंट।
करंट मीन्स यानी कि आपके जो फोटॉन्स निकल रहे हैं लेजर में वो सेम फेस में होते हैं, लेकिन जो ये नॉर्मल लाइट होती है इनमें जो फोटॉन्स निकलते हैं सारी डायरेक्शंस में निकलते हैं, यानी कि इन ऑल डायरेक्शन में। तो ये लेजर में जो फोटॉन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में निकलते हैं। अब उन्हें जो करंट प्रॉपर्टीज है वो होलोग्राफी में चाहिए होती है। होलोग्राफी मीन्स 3D इमेज हमें अगर बनानी है तो वो होलोग्राफी के थ्रू होगी। तीसरी एप्लीकेशन होती है हाई इंटेंस, यानी कि जो हमारी लेजर होती है वो हाई इंटेंसिटी होती है, यानी कि इनकी जो वो होती है 10 की पावर 20 वाट इनकी पावर होती है। तो यानी कि इतनी इंटेंसिटी है कि हमारे जो वेल्डिंग वगैरह में अगर हमें चाहिए तो हाई इंटेंसिटी लेजर चाहिए, और ये डायरेक्शनल होती है। सर एक मार्कर आप इसको यूज करिए, शायद नीचे चलेगा, लेंस की वजह से नहीं चल रहा। ये हाईली डायरेक्शनल होती है, यानी कि जो हमारे फोटॉन्स ऑर्डिनरी लाइट में जो फोटॉन्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन जो हमारी लेजर है वो खाली एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज होती है लेजर की। लेकिन सर मैं इरेज कर दूं, आप इधर लिख सकते हैं। अब हमें लेजर्स की कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम लेजर्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। कंडीशंस ऑफ लेजर, सबसे पहले हमें स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन। सेकंड हमें चाहिए होता है पंपिंग, और तीसरा हमें चाहिए होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। ये 3 कंडीशन है हमें लेजर को ऑब्टेन करने के लिए। मैं सिंपल डायग्राम बना रही हूँ लेजर का। ये हमारा एम्पलीफाइंग मीडियम है, ये हमारा एम्पलीफाइंग मीडियम है। ये मेरे 2 मिरर हैं, R1 एंड देन R2। यहां मैं पंपिंग कर रही हूँ, लेकिन जो ये मिरर है ये फुली रिफ्लेक्टिंग होगा। ठीक है, आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। कोई दूसरा टॉपिक भी आप पढ़ा सकते हैं? हाँ जी सर। आप एक दूसरा ये list टॉपिक, कर- हाँ, इसे आप इरेज कर दीजिए। मेरा आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है मैक्सवेल इक्वेशन। हम मैक्सवेल इक्वेशन को क्यों पढ़े, मैक्सवेल के रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन के रियल लाइफ एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए। यहाँ पे हमारी मैक्सवेल इक्वेशन एक मैथमेटिकल मॉडल प्रोवाइड करती है। मैक्सवेल इक्वेशन एक फंडामेंटल बेस बनाती है फॉर क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए। पहले जो हमारी मैक्सवेल इक्वेशन है वो है डेल डॉट E इज इक्वल टू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम गॉस लॉ भी कहते हैं। गॉस लॉ कहता है अगर मेरा कोई सरफेस है और मेरा जो ये एरिया है वो परपेंडिकुलर होगा, एरिया परपेंडिकुलर होगा, और मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो ये जो डेल डॉट E है रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बताता है। फ्लक्स मेजर करता है कि किसी भी सरफेस में कितना चार्ज है, यानी कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस सरफेस से निकल रही हैं, यानी कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो हमारा ये गॉस लॉ बताता है कि इस सरफेस के अंदर मेरा कितना चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन गॉस लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। गॉस लॉ में जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेकंड ये जो हमारा जो गॉस लॉ है मतलब वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे मेरा सरफेस ऐसा हो चाहे मेरा सरफेस ऐसा हो, बट अगर मेरे इसमें चार्ज क्यू प्रेजेंट है तो दोनों का फ्लक्स सेम होगा। यानी कि मेरा जो गॉस लॉ है वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि किस तरीके का मेरा सरफेस है, बट अगर चार्ज इक्वल प्रेजेंट है तो मेरा फ्लक्स दोनों सरफेस से सेम होगा। सेकंड जो इक्वेशन है वो है डेल डॉट B इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कभी भी मैग्नेट खाली नॉर्थ नहीं होगी। जैसे कि मेरा एक चार्ज होता है, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर निकलेंगी। तो हमारा ठीक है, आप इसको स्टॉप कर दीजिए। नहीं, आप छोड़ दीजिए। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में कुछ बताइए। सर एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी
जी। सर इसके बारे में मुझे नहीं पता, सॉरी सर। बाइंडिंग एनर्जी। सर मीन्स बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। जी। सर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और जो न्यूक्लियस होते हैं उसको बाइंड करके रखती है। अभी आप वेटिंग रूम से यहाँ तक चल के आए हैं इंटरव्यू के चेयर तक, तो न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो हुआ है इसमें? सर सबसे पहले मैंने जब गेट खोला था तो यहाँ वेलोसिटी पहले गेट की 0 थी, लेकिन फिर उसमें बाद में चेंज हुआ, यानी कि मोमेंटम चेंज हुआ। तो यहाँ मेरा न्यूटन का सेकंड लॉ लगा है, और मैं यहाँ जो बैठी हूँ यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ लगा है, यानी कि आप सब भी बैठे तो यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में किरचॉफ लॉ क्या कहता है? सर किरचॉफ ने जो 2 लॉ दिए थे, एक फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो था वो करंट था, तो उसमें यानी कि होता है कि जो इनकमिंग किसी भी पॉइंट पे जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट है उनका सम 0 होगा। सेकंड जो लॉ था वो था वोल्टेज लॉ, यानी कि पूरे जंक्शन में अगर मैं वोल्टेज लॉ लगाती हूँ तो जो टोटल सम होगा वोल्टेज का भी इक्वल टू 0 होगा। सेंट्रल फोर्स ऑलवेज ये कंजर्वेटिव होती है या नहीं? सर सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होता है ऑलवेज? यस सर, सेंट्रल फोर्स यस सर। कोई रीजन ऐसा है जब वो ना हो? सर सेंट्रल फोर्स तो वो फोर्स होते हैं जो रेडियल वेक्टर पे डिपेंड करे, यानी कि रेडियल डायरेक्शन पे डिपेंड करे। और सर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये रेडियल वेक्टर पे डिपेंड करते हैं, और सर ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स ही होते हैं। अभी आपने लेजर टॉपिक पढ़ाया था हाँ जी सबसे सर। पहले। हाल फिलहाल में अमेरिका जो है नेपाल के कुछ पहाड़ों को खरीद रहा है, हाँ जी सर। और उसने उससे आमदनी के तौर पे बताया है कि लेजर की मदद से वो इससे काफी लाभ कमाएगा। तो लेजर का यूज उन पहाड़ों पे कैसे हो सकता है? सर मतलब वो पहाड़ खरीद रहा है, उसने उसको बताया तोड़ नहीं वो सकता कैसे है, यूज वो करेगा। तोड़ सकता है, कुछ बना सकता है, कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। सर एक्चुअली लेजर की हाई इंटेंसिटी होती है, तो हम लेजर से अगर पहाड़ों पे अगर हाई इंटेंसिटी दें, जैसे आर्गन लेजर की 10⁻20 वाट में होती है, तो हम उनको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब मिलिट्री में हम किसी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो हम किसी थ्रेड्स को अगर हम पहाड़्स वगैरह है तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है लेजर्स की मदद से। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी की जा सकती है उसकी मदद से। हाँ सर, इंडस्ट्रीज वगैरह में जरूरत होती है, वो वेल्डिंग वगैरह में आयरन को कट करने में भी हाँ जी इस्तेमाल सर होता होती है। है। इस तरह से कॉस्ट कैसा होता है? मतलब एक नॉर्मल कटिंग से करें और एक जो है हम लेजर से कटिंग करें किसी भी मेटल को, तो किसमें कॉस्ट ज़्यादा रहेगी? सर लेजर में कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। तो फिर भी कंपनियां लेजर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि सर लेजर की जो प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन है उसके, क्योंकि लेजर्स की जो हाई इंटेंसिटी है वो मेटल को कट करने के लिए हमें ऐसी चीज चाहिए जो इसकी हाई इंटेंसिटी को एकदम फोकस कर सके। और जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट है जो हमारे सूर्य से नॉर्मली लाइट, ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर आपको 10 की पावर 4 वाट में देगी, लेकिन जो लेजर्स है उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हम उनको फोकस करेंगे तो वो बहुत अच्छे से कटिंग करेगी। मैक्सवेल का आपने बताया, अगर हम इसको एनर्जी के साथ कोरिलेट करें तो ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा? सर मैक्सवेल इक्वेशन, सर मैक्सवेल इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन, सर इसके बारे में मुझे नहीं पता। जैसे जनरेटर में भी इसका इस्तेमाल? हाँ सर, जनरेटर में ऐसे इस्तेमाल होता है कि हम मैग्नेट्स लगा देते हैं और उसके बीच में हमारी कॉइल्स होती हैं, तो हम उसमें करंट फ्लो करेंगे। करंट पर यहाँ पे मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन लगती है। जनरेटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? सर जनरेटर मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्या हम मान सकते हैं कि मैक्सवेल की जो थ्योरी है ये इसी एनर्जी के साथ है, कन्वर्जेशन के साथ है? हाँ जी सर, यहाँ पर न्यूटन का फैराडे लॉ लगता है, थर्ड लॉ। ठीक है। सर एलईडी और ट्यूबलाइट में क्या डिफरेंस है? सर मैम सॉरी मैम, एलईडी जो होती है वो लाइट एमिटिंग डायोड होती है, उसमें हम डायोड का यूज़ करते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। लेकिन मैम जो आजकल नॉर्मल ट्यूबलाइट आ गई वो भी एलईडी यूजेस ही आ गई है, तो उसमें भी डायोड्स वगैरह होती हैं। सीएफएल और ट्यूबलाइट एक ही है या कुछ डिफरेंस होता है? सीएफएल और ट्यूबलाइट, सर मुझे इसका एग्जैक्टली नहीं पता है। अच्छा, आप अपनी कोई हॉबी? यस मैम, मुझे वॉलंटियरिंग करना पसंद है सर। मैम मुझे वॉलीबॉल खेलना पसंद है। आप कैसे जगहों पे घूमना पसंद करते हैं? हिल स्टेशंस वगैरह हो गए, जहाँ भी मुझे जाने का मौका मिले।
अगर नॉर्थ इंडिया को छोड़ करके साउथ इंडिया की किसी भी, साउथ नहीं बल्कि नॉर्थ को छोड़ करके साउथ ईस्ट वेस्ट का कोई भी 10 प्लेसेस बताइए जहाँ आप घूमना पसंद करेंगे। सर मैं साउथ में एक्चुअली मैं केरला कोडैकनाल घूमना चाहूँगी, मैं ऊटी घूमना चाहूँगी, एक आंध्र प्रदेश में तारा फॉल्स है ट्रैकिंग के लिए, मैं वहाँ जाना चाहूँगी। साउथ में ये बहुत अच्छे स्टेशन है और मैं रामेश्वरम जाना चाहूँगी, वहाँ पे मुझे ब्रिज देख के आना है। और इनमें से मैं 1-2 जगह मतलब घूमी भी हुई हूँ। और साउथ में आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में मैं जाना चाहूँगी, मैं हैदराबाद में इतना ही सर मुझे अभी याद आ रहा है। हम घरों में कोई पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक मतलब डेली एक्टिविटी में? हाँ जी सर। जैसे सर ये सारी चीज़ें रखी हुई है, इनमें पोटेंशियल एनर्जी रखी हुई, मतलब टेबल पे जो चीज़ें रखी हुई इनकी पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि कुछ हाइट पे रखी हुई है। नॉर्मल टेबल पे बुक्स वगैरह जो रखी हुई है भी पोटेंशियल एनर्जी है। और रियल लाइफ में अगर देखें तो जो झरने मतलब ऊपर से आते हैं भी पोटेंशियल एनर्जी है। कोई हिल पे अगर गाड़ी खड़ी है वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। क्या हम पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी बना भी सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके हम उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसे मोशन दे दे तो। जैसे कि अगर मैं कोई ऊपर मतलब कोई छत से जैसे कोई पत्थर नीचे फेंक रहा है तो जब तक वो फेंका नहीं है टाइम 0 पे उस पर पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जब वो फेंक देता है तो उस पर वहाँ काइनेटिक एनर्जी वर्क करना शुरू कर देती है। जब हम हाइड्रो पावर से एनर्जी बनाते हैं तो क्या वो पोटेंशियल एनर्जी है? सर हाँ, जो डैम्स में जो पानी रुका होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है और वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं जब वो पानी को हम छोड़ देते हैं तो हाइड्रो। इंडिया में जीएसएलवी और पीएसएलवी दोनों आज के टाइम में यूज हो रहा है। जीएसएलवी के कंपेयर में पीएसएलवी से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ जी सर। रीजन क्या है इसका? सर पीएसएलवी जो होता है वो पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है और वो 1000 kg तक वेट को उठा सकता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट को पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स को पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन जो जीएसएलवी है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसमें हम 2500 तक वेट को हम उठा सकते हैं। लेकिन जीएसएलवी वैसे ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे क्रायोजेनिक मतलब 3 स्टेज में जीएसएलवी काम करता है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक मतलब होता है कि लिक्विड मतलब लिक्विफाइड स्टेज होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जबकि पीएसएलवी सॉलिड, लिक्विड और मतलब 4 लेवल में काम करता है। लेकिन एक्चुअली सर क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं सुना। व्हाई वी यूज पीएसएलवी? सर अभी तक मतलब पीएसएलवी हम इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि सर मे बी अभी तक जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं मतलब हमें इतनी वेट की जरूरत नहीं पड़ी है कि हम मतलब जीएसएलवी का यूज़ तब करेंगे हमें ज़्यादा वेट की जरूरत होगी, तो इसलिए अब अभी हमें इतनी वेट की जरूरत नहीं पड़ी है तो इसलिए हम पीएसएलवी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी गगनयान मिशन होने वाला है तो वो ज़्यादा वेट है क्योंकि वहाँ एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे तो वहाँ जीएसएलवी यूज़ होगा। आपने लाइफ में कभी थर्मोडायनामिक्स का कोई एग्जांपल देखा है? लाइफ में? अपनी लाइफ में सर गैसेस वगैरह में जो होता है वो थर्मोडायनामिक्स तो लगती है वहाँ पे। जैसे किस तरह से गैसों में? सर गैसेस में अगर हमारा रेफ्रिजरेटर है वो कार्बन रेफ्रिजरेटर पे काम करता है, यानी कि वो हीट देता है फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी में, तो वो वैसे हम थर्मोडायनामिक्स का एग्जांपल है। बताइए आपके गैसेस में ट्रांसपोर्ट फिनोमेना किस तरह से होता है, उसे एक्सप्लेन कीजिए। सर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना गैसेस में 3 तरीके से होता है। सबसे पहले अगर मास का चेंज होगा, मतलब अगर होता है कि सर एक्चुअली अगर 2 गैसेस हैं तो वो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो वहाँ पे अगर उनका रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगी यानी कि पार्टिकल्स इधर उधर जाएंगे तो वहाँ वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब पार्टिकल्स इक्वेट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में आएंगे तो सर वो विस्कोसिटी आता है। ये एक तो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। सेकंड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना डिफ्यूजन है और थर्ड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना जो है कंडक्शन है। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, मान लीजिए कि आप प्रोफेसर बन जाएंगे तो कभी कभी कोर्स कंप्लीट करने का प्रेशर होता है। हाँ जी सर। एक दिन में 5-6 घंटे पढ़ाना होगा, बच्चे 2-3 घंटे बाद फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, आप हंसाने के लिए फिजिक्स की सब्जेक्ट में क्या करेंगे? सर हंसाने के लिए मैं कोई ऐसा एग्जांपल दे दूंगी कि जिससे वो मतलब नॉर्मली हंस जाए, मतलब कोई वहाँ मैं टॉपिक पढ़ा रही होंगी उसी को रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन बेस्ड दिखा दूंगी। जैसे कि अगर मैं वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे तो मैं ऐसे झरने का दे सकती हूँ कि अगर यहाँ पे झरना फ्लो हो रहा है तो आप ऐसे मस्ती कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। डैम्स वगैरह के थ्रू
मतलब थोड़ा सा मैं रियल लाइफ एप्लीकेशन से उन्हें विजुअलाइज करा दूंगी ताकि वहाँ पढ़ाई भी हो जाए, रियल लाइफ एप्लीकेशन से मैं रिलेट करा सकूँ। किसी और के साथ भी जाकर झरने पे नहा सकते हैं। Yes, sir. चलिए ठीक है, आज का इंटरव्यू हम यहीं खत्म करेंगे, आप जा सकते हैं। आज वैसे बेसिक कई गलतियां जो है आपने ठीक कर ली है, इसलिए नोट अगर आप नहीं भी करें तो आप चल सकता है। कुछ दो चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान देते रहिए। दो तीन चीज़ें फिर से मैं आपसे पूछूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करेक्ट हैं आपके? सर 8। और जून में इंटरव्यू डेट 30। 30। ठीक है। सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन ठीक है, पॉइंट को समझना ना आने पे जज करना, मतलब ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं जो ये हम इसलिए भी बताते हैं स्टूडेंट को ताकि आप इससे अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करें। और ये आप मान करके जाएं कि हमें फ़ोन करेंगे कि सर मिठाई कब खाएंगे, ठीक है, इसकी पूरी उम्मीद है। फिर भी दो तीन चीज़ें हैं, जैसे एक दो छोटी छोटी बातें हैं वो कमीशन भी इग्नोर कर देता है, इसलिए हम भी उस पर बात नहीं करेंगे। मोड डाउन करने की कोई वो नहीं। जब आप फ्लो में इंट्रो बता रही थी तो आपने 10th 12th ग्रेजुएशन छोड़ दिया, पीजी छोड़ दिया, ये सब पैदा करता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जैसे मार्क्स आपके नीचे मिले तो वो लोग भी तुरंत पूछते हैं। आप फ्लो में बता दीजिए तो कभी कभी वो स्किप भी हो जाता है और अच्छा भी लगेगा। कम होना, वैसे आपने लॉजिक दिया कि थोड़ा सा कर्कुलर स्टडी वगैरह ये सब भी ठीक है। ये पॉइंट ठीक था इनका कि यूनिवर्सिटी वाइज भी कई बार डिफर है। हाँ, ये वाला पॉइंट जो है ज़्यादा ठीक है। आप चाहें तो कुछ और इशू भी बता सकते हैं अगर लगे कि उनका मन ज़्यादा है और कुछ सुनने का। तो बोर्ड पे थोड़ा सा 2-3 मिनट के बाद एक घबराहट हो रही है आपको, सांस जैसे थोड़ा सा फूलना, आवाज़ तेज हो जाना, तो ये धीरे धीरे आप कोशिश करें कि ये बैलेंस रहे। स्पीड आपने ठीक कर लिया है, इसको मेंटेन। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो मैं 10th से पोस्ट ग्रेजुएशन तक बताऊं तो मैं सारे परसेंटेज और विद ईयर में बताऊं? हाँ, 10th ईयर परसेंटेज आप चाहें तो बोर्ड भी बता सकते हैं, ठीक है। बोर्ड आप छोड़ दीजिएगा पहली बार, वो पूछे तो बोर्ड बताइए। और सर मुझे नेट क्वालिफाई भी बताना है क्योंकि जैसे मैंने नहीं बताया था सर। आप नेट बताना अच्छी बात है, ये आपकी अचीवमेंट है। हम अपनी अचीवमेंट खुद ही छिपाएं। लेकिन सर पीएचडी में एनरोल है तो नेट तो है ही ना मुझे। नहीं, बिना नेट के भी पीएचडी होता है। बोर्ड पे कुछ सा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से। पहली बार आपने ठीक लिखा था, जब आप लेजर पढ़ा रही थी तो सही जगह पे लिखा था। मैक्सवेल वाले में थोड़ी सी एडी उठा के आपने लिखा, इतनी जबरदस्ती करने वाली बात नहीं है। हाइट जितनी आपकी है परफेक्ट है, पढ़ा सकते हैं। वैसे भी इतना ऊंचा वो लोग बना रखे होते हैं सारे कॉलेजों में कि दिक्कत नहीं है। एक बार मैम को सर आप आज आपने फिर कहा, सॉरी भी बोला, ये अच्छी बात है, लेकिन एक्सट्रीमली सॉरी ये नहीं बोला, इसको सुधार करना है। ये गलती वहाँ पे भी होने के चांस ना है। हो तो ज़्यादा अच्छा। एक्सट्रीमली का मतलब है कि जो नेगेटिव गया था वो और पॉजिटिव बन के रिजल्ट आएगा। एंड सॉरी आपने एक जगह और बोला कि नहीं पता है सर, ने क्वेश्चन पूछा, साथ में ये जरूर बोली कि सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। मतलब इसका सेंस होगा कि आपने पढ़ा है कभी न कभी, अभी याद नहीं आ रहा। और साथ में ये भी कह सकती हैं सर आज मैं जाकर किसी देखूंगी, पॉजिटिवनेस। पीएसएल भी क्यों सीधा पूछा गया, सीधे आप आंसर दीजिए। इसमें आप वो भी दिखा सकते हैं जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो सेंटर है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल है जिसके रीजन से इंडिया पीएसएल भी ज़्यादा करता है। ब्राज़ील से हम ज़्यादा जीएसएल भी करते हैं क्योंकि वो इक्वेटर के आसपास है। इक्वेटर से डिस्टेंस भी बहुत मायने रखती है, मेन रीजन। बाकी चीज़ों को आप फिर बाद में जोड़िए। जाते वक्त आपने आज भी 2 बार थैंक यू बोला। आने के समय आपने रिफॉर्म कर दिया है, सभी को नमस्ते गुड मॉर्निंग जो करना है ठीक रखा है। जाते वक्त 2 बार थैंक यू।
फिर से इंजस्टिस हुआ हम लोगों के साथ। थैंक यू। हाँ, जिनके क्वेश्चन अच्छे लगे उन्होंने तो उस समय नंबर देने का टाइम होता है, तो स्माइल और थैंक यू ये दोनों जबरदस्त है। और आवाज तेज, वो लोग सुस्त हो जाते हैं पूछते पूछते, लेकिन आपको मेंटेन रखनी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वो पूरा फेस स्टाइल रिएक्शन सबके साथ। और बहुत ज़्यादा चांस है सिलेक्शन होने के। ड्रेस में भी आपने अभी फाइनलाइज नहीं किया है, हाँ सर, कब करना है? एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं ना थोड़ा वेट गेन कर रही थी, तो मैंने सोचा था थोड़ा लास्ट टाइम पे संडे में, क्योंकि मैं पढ़ रही थी ना, तो मैं ज़्यादा खाती हूँ पढ़ते समय, तो मेरा वेट गेन हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा लास्ट टाइम में फिटिंग का प्रॉब्लम आया, तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा लेट कुर्ते को लेके कर रही थी। वैसे मैं रेडी कुर्ता और वाइट दुपट्टा लूंगी। और वी से सर मैंने तो वैसे साइड में सोचा था लगा वी से साइड नहीं। वी से को कंपलसरी रखिए, क्योंकि अगर आप साड़ी नहीं पहन रही हैं हाँ जी तो सर। कम से कम उसमें वी से पहने। पेना शेक करते थे। हाँ, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे आएंगे जो ऐसे एरिया से हैं जहाँ पर वो लड़कियों को साड़ी में ही देखे हैं, अच्छा। प्रोफेसर को साड़ी में ही आज तक पूरी लाइफ देखे हैं, तो वो थोड़ा सा नहीं हो सकता पसंद कर, तो भी सब ठीक रहेगा। और जो भी आप सुन ले देखिएगा, गला जैसे ये आपने पहना है हाँ, उस तरह से कॉलर वाला। हाँ, कॉलर वाला ना, और ज़्यादा कवरिंग यहाँ तक है। बाद में फिर दूसरा ले लीजिएगा एक आप ऐसे करिए, ठीक है। तो 13 है, तो हमारे पास टाइम कम है, एक हम लोग 5 को मिलेगा, 5 को आप थोड़ा सा और मतलब इस बात की प्रैक्टिस जो है अपने कॉन्फिडेंस का आप कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। 13 है, यानी कि आप लगभग 11 या 12 को निकलेंगे। हाँ 11 को रात को। 11, हाँ ठीक रहेगा। बाकी वो खीरा वगैरह ये सब चीज़ें आप रखिए, खाना ठीक से खाइएगा 13 को सुबह, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपको शाम तक चांस मिले। कई बच्चों के साथ हो रहा है 4:30-5 बजे तक जो है टाइम आ रहा है, तो भूख लगी तो दिमाग ठीक से चलता नहीं। ये तो है सर। चलिए आज हम लोग यहीं फिनिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।